बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कादी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद आज पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हलफ उठा रहे हैं। नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, उनको ये मौका मिला। हालांकि वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी उजलत में एक आइनी तरमीम पास की। उस आइनी तरमीम के लिए पाकिस्तान में किस किस्म का खिलवाड़ हुआ ये भी आप सब जानते हैं। और उस आइनी तरमीम के नतीजे में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने फैसला किया कि कौन होगा पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस। तो दो सीनियर जजेस को छोड़ने के बाद तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। ये तीसरे नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी, ये इस आइनी तरमीम की मरहून मिन्नत है। अदरवाइज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते। हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की चॉइस है जस्टिस याह्या अफरीदी। अब इनके लिए कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस इनके लिए छोड़कर गए हैं इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब। कादी फ़ायज़ ईसा साहब जिस तरह रिटायर हुए हैं, कोई भी जज पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे रिटायर नहीं हुआ और ना आइंदा कोई जज ऐसे रिटायर होना चाहेगा। जिस सुबह की शर्मिंदगी और बेइज्जती के साथ वो गए और जो हालात का उन्हें आइंदा सामना करना पड़ेगा, जिस तरह पाकिस्तान के लोग उनके बारे में सोचते हैं, कोई जज या कोई भी सरकारी ऑफिसर नहीं चाहेगा कि वो इस अंदाज में कभी अपनी नशिस्त से हटे या उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़े। अब जो बड़े चैलेंजेस हैं जो कादी साहब छोड़ गए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिनसे निपटना पड़ेगा फौरी तौर पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को। पहला और बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मुत्तहिद कर पाएंगे। कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने पिछले 2-2.5 साल में इस किस्म की सियासत की और इस किस्म का अंदाज अपनाया अदालतों के अंदर कि अदलिया में जजेस तकसीम का शिकार हो गए। अब उस तकसीम को खत्म करने का वक्त है। क्या जस्टिस याह्या अफरीदी तमाम जजेस को साथ लेकर चल पाएंगे? क्या जस्टिस याह्या अफरीदी जो अदलिया के अंदर एक तकसीम पैदा हो चुकी है, उस तकसीम को खत्म कर पाएंगे? पहला चैलेंज उनके लिए ये है। दूसरा चैलेंज, जिस आईनी तरमीम के नतीजे में वो मुतनादे तरीके से चीफ जस्टिस बने हैं, उस आईनी तरमीम के ऊपर बहुत सारे लोग दरखास्तें लेकर आ चुके हैं। इस आईनी तरमीम के बारे में जिसको गलत तरीके से पास करवाया गया, आलमी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी का बायस बनी। वकला, सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी, आम पाकिस्तानी तमाम इससे खाइफ हैं और जो हथकंडे अपनाए गए वो भी सबके सामने हैं। इस आईनी तरमीम पर क्या करते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के दौर में। अब देखना यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के दौर में क्या इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ ऐसे ही उड़ाई जाएंगी या हालात बेहतर होंगे। नंबर 3, जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं वो अभी भी जारी हैं। यानी ये काम तो कई दहाइयों से हो रहा है। बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जाता है और उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता। इंसाफ लोग मांगते रहते हैं, वो ये कहते हैं हमें अदालत में पेश करें, हमें मुजरिम साबित करें, लेकिन लोगों को जबरी तौर पर लापता पाकिस्तान में रखा जाता है और ये बड़े लंबे अरसे से सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब सियासी वर्कर्स को, सहाफ़ियों को, वकला को, शायरों को, इनको भी अगवा करना शुरू कर दिया गया, हत्ता के ख़वातीन को भी उठाया गया। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो लापता हैं और इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी की पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि वो क्या करते हैं। बड़ा चैलेंज है। नंबर 5, जो धांधली ज़दा इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि 2024 के फरवरी में होने वाला इलेक्शन इस मुल्क की तारीख का सबसे मुतनादे इलेक्शन है, जिसमें वादे अक्सरियत के साथ जो लोग जीते उन्हें जाली फॉर्म 47 के ऊपर हरा दिया गया और फॉर्म 47 जाली बनाकर कुछ लोगों के हाथों में थमा दिया गया जिन्हें अवाम ने वोट नहीं डाला था और वो लोग जाकर उस फॉर्म की बुनियाद पे असम्बलियों में बैठ गए। तो जाली असम्बलियां वहाँ मौजूद हैं। अब ये धांधली वाला एक मुकदमा भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी क्या करते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। छठा चैलेंज ये है कि जो ईमानदार जजेस के ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे हाई कोर्ट्स के अंदर, जिन जजेस ने ये देखना था कि फॉर्म 45 वाला जीता है या फॉर्म 47 वाला जीता है, उन्होंने फैसला करना था और धांधली को खत्म करना था, उस मामले में बड़ी ज्यादती हुई है और रिटायर्ड जजों को वहां लगाने की कोशिश की गई है, बल्कि लगाए गए हैं। तो यहां पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि क्या यहां वो इंसाफ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नंबर 7, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। कादी फ़ायज़ ईसा साहब माजी में कहते थे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े गए और उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा था, तो कादी साहब ने इस मामले को दबा दिया और बड़े अरसे से ये केस इल्तवा का शिकार है। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए एक और बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन नहीं ले रहे तो फिर उन्हें फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल वाला जो मामला है इसके ऊपर भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। ये भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नंबर 8, इलेक्शन कमीशन की जो बदतरीन जानिबदारी है और वो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दे रहा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फैसले पर अमल दरामद करवाना भी एक बड़ा चैलेंज है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए। नंबर 9, 6 जजों का जो खत वाला मामला है वो कहाँ जाता है। 6 जजेस ने कहा था कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से, हमारी स्पेस को हमें रीगेन करना है
और उन जजेस ने बड़ा लंबा चौड़ा एक शिकायतों का पूरा पुलंदा लिखा था। कादी फायद ईसा साहब ने इस मसले को दबा दिया था। देखना यह है कि क्या जस्टिस याह्या अफरीदी इन 6 जजेस को और बाकी अदलिया को उसकी स्पेस वापस लेकर देते हैं और इस मामले पे कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। नंबर 10, शहीद अरशद शरीफ वाला मामला हमारे लिए ये सबसे अहम मामला में से एक है कि इस मामले पर जस्टिस उमरता बंदयाल इंसाफ नहीं दे सके, इस पर जस्टिस कादी फायद ईसा इंसाफ नहीं दे सके, तो क्या इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी इंसाफ दे पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। नंबर 11, इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की एक पॉलिसी है और कादी साहब का तो एक जाती बुग्ज दिखाई देता था, बल्कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, पहले से मना कर रखा था कि आपने इमरान खान का या पीटीआई का केस नहीं सुनना, लेकिन वो डेलिबरेटली तमाम केसेस सुनते थे, उनके बेंचेस इस तरह बनाते थे ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान हो। तो देखना है कि वो पॉलिसी जारी रहती है या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इंसाफ की फराहमी शुरू करते हैं। नंबर 12, सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में जो कादी फायज ईसा साहब ने अपनी मर्जी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई और उसके नतीजे में अपनी मनपसंद का एक बेंच बनाया और 63A के अंदर रिव्यू कर दिया मामला, वहां पे 2 सीनियर तरीन जजेस एतराज कर चुके हैं। ये दोनों जजेस जस्टिस याह्या अफरीदी से सीनियर हैं। अब क्या जस्टिस याह्या अफरीदी फुल कोर्ट को बुलाते हैं, क्योंकि दोनों जजेस ने कहा था कि फुल कोर्ट बुलाएं और इस सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर फैसला जारी करें। देखना यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी अपने सीनियर जजेस की बात मानते हैं या मामला किसी और तरफ जाता है या कादी साहब वाली पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 13, 9 मई का मामला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बड़ा सीरियस इशू है। ये सियासी जमात बुरी तरह क्रश हुई है 9 मई के बाद। वहां तरीके इंसाफ ने एक डिमांड कर रखी है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, सीसीटीवी फुटेज सामने ली जाए, पूरा इस मामले की इंक्वायरी की जाए, जो जिम्मेदारान है उनको सजा दी जाए। तो इस पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को देखना होगा कि वो इस पे क्या करते हैं। एक बड़ा चैलेंज ये भी है और इन तमाम चीज़ों का अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा जब जस्टिस याह्या अफरीदी बेंचेस बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे वो केसेस के बेंचेस बनाएंगे तो हमें इस बात का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली वो क्या लाइन ले रहे हैं और किस तरफ मामले को लेकर जा रहे हैं। तो जनाब ये है सारी सूरत हाल, जो बड़े चैलेंजेस हैं जो जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने खड़े हैं, तो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अब आ जाए जो कैदियों वाली वैन वाला मामला हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसका जो लुबे लुबाब है कुछ मैं थोड़ी सी समराइज कर देता हूँ आपके सामने, सिचुएशन में रख देता हूँ। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग एहतजाज करने इस्लामाबाद आए, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से भी, तो सैकड़ों के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सरकारी मुलाजमीन है वो भी गिरफ्तार हो गए, कुछ एमपीएस वगैरह वो भी गिरफ्तार हो गए। तो ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे इनके ऊपर पुलिस ने ना एक एक वक्त में अलग अलग पर्चे डाल दिए। इस इलाके का भी कोसार का भी डाल दिया, तो संजानी का भी डाल दिया, तो उधर का भी डाल दिया। जब ये मामला जजेस के सामने आया तो कल जज साहब ने कुछ 82 लोगों को एक साथ डिस्चार्ज कर दिया था। यानी ये वो सारे लोग हैं जिनके ऊपर कोई और मुकदमा पेंडिंग नहीं था। 82 मुकदमात में ये डिस्चार्ज हो गए थे। जो दूसरा मुकदमा पेंडिंग था उसमें इनकी बेल हो चुकी थी, लिहाजा अब इनकी हथकड़ियां खोलनी थी। डिस्चार्ज होने का कानून ये कहता है कि कोई किसी किस्म का आपने जमानती मुचलका जमा नहीं करवाना, कोई और आपने काम नहीं करना। होना सिर्फ उसके अंदर इतना है कि उसी अदालत के अंदर खड़े होकर पुलिस वाले ने आपकी हथकड़ियां खोलनी है और आपने अपने घर चले जाना है। नाउ यू आर फ्री, आप एक आजाद शहरी हैं। लेकिन पुलिस ने बड़ा अजीब काम किया। पुलिस इन लोगों को शायद छोड़ना नहीं चाहती थी या पुलिस को ऑर्डर आए कि इन लोगों को अभी नहीं छोड़ना, तंग करना है। तो पुलिस ने 3 कैदियों वाली वैगनों के अंदर इनको भरा और भरकर इनको ले गए। अब हुआ यह कि पुलिस को लगा कि हम अकेले ही जा रहे हैं और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि एक मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की गई है। अब ये जो मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की गई, पहले देख लें कि खबर क्या है। खबर यह है जी कि कैदियों वाली वैन के ऊपर अटैक किया गया, मुसल्लह अफराद ने हमला किया, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, 4 हमलावर गिरफ्तार हो गए और उसके बाद मुलजिमान को छुड़वाने की कोशिश की गई, उसे नाकाम बना दिया गया। ये जनाब पुलिस का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनका कहना है ये 9 मई की तर्ज का एक अटैक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दों की तरह रिएक्ट कर रही है, वो अपने कैदियों को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। देखें, इससे आप एक बात जहन में रखें, अगर तो ये फेक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसके ऊपर क्लेम कर रही है कि ये सारा झूठ का पुलंदा है और ये एक खेल खेला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ बदनाम करने के लिए बल्कि कुछ नया गेम होने जा रहा है। एक्चुअली वो क्या कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, पहले जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम, उनको हम सुन लेते हैं। शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि कैदी वैन्स पर हमला पुलिस ने खुद करवाया है। हमारे कैदियों को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि आप यहां से भाग जाएं। उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। जो ड्रामा आप करना चाहते हैं वो तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होने देगी। कैदी वैन्स खड़ी करके मुतल्लिका SHO शबीर तनोली ने वैन का शीशा तोड़ा। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की है। हमारे कारकुनों की जमानत हो गई थी और अब दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। हमारे कारकुन फरार होने के लिए तैयार नहीं है। शौकत बसरा कह रहे हैं जी ये 70 का दौर नहीं है, ये 2024 है। कैदी वैन पर हमले जैसे टोपी ड्रामे बंद करो, कौम तुम्हारे सब नाटक और ड्रामे जानती है। अब आ जाए जो वहां पे सहाफ़ी मौजूद थे, उनमें एहतशाम अली अब्बासी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी 82 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्ज़िमान थे, जब इनकी जमानतें भी हो गई और इनके केस डिस्चार्ज हो गए तो आप तो इनको छोड़ दें,
फिर पुलिस इनको लेकर कहाँ जा रही थी और क्यों लेकर जा रही थी और सड़कों पर इनको क्यों लिए फिर रही थी और संजानी में फरार होने का वाकया बना दिया। ये सब एक मंसूबे के तहत किया हुआ लग रहा है। फिर उन्होंने एक और बात की कि हवालाती पुलिस हिरासत से छुड़ाने का मामला, पुलिस ने जाए वकुआ से तमाम शवाहिद खत्म कर दिए। प्रिजन बैंड्स को मौके से फौरी तौर पर हटा दिया गया। मौका पर तमाम अफसरान की मौजूदगी का पुलिस तर्जुमान का बयान भी हकायक के बरक्स है। संजानी टूल प्लाजा जाए वकुआ पर कोई पुलिस अफसर या एहलकार भी मौजूद नहीं। तमाम SHOs की संजानी टूल प्लाजा पर पहुंचने की इतला भी गलत निकली। अब मामला यह है कि ये PTI के लोग जो पीछे गाड़ियों में जा रहे थे ना, वो पीछा कर रहे थे इन वैन्स का, इसलिए कि उन्हें लगता था बंदे डिस्चार्ज हो गए, इनको छोड़ो। तो पुलिस ने कहा हमारे पीछे आ जाए, अटक जाके छोड़ देंगे। उन्हें लगा शायद जेल में जाके छोड़ देंगे, कोई नया प्रोसीजर है इनका। वो इनके पीछे जा रहे थे। उन्होंने कैमरे निकाल के पीछे से वीडियोस बना ली कि जनाब ये देखिए ये क्या हरकतें कर रहे हैं। और वो जो बंदे मार रहे थे वो ऐसा लगता है एक जत्था सा था, सबने मुंह लपेटे हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुल्लू भट्ट ने नहीं गाड़ियां गुड़ियां तोड़ी थी और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई डाली थी। मुझे वो गुल्लू भट्ट टाइप का काम लगा और मुझे वो लगा ऐसे कि जैसे ये प्लान के साथ काम किया गया है और मनसूबाबंदी के तहत मजीद मुकदमे बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर रखने का एक जवाब पैदा किया गया है या उन्हें गिरफ्तार रखने का एक जवाब पैदा किया गया है। एक ऐसे MPA का नाम इसमें डाल दिया गया जो उस वक्त यासिर नाम है उनका, यासिर कुरैशी गालिबन, वो उस वक्त पंजाब असेंबली में तकरीर कर रहा था। वो वहां खड़ा होकर बता रहा हूँ भाई मेरा नाम उधर डाल दिया वकुए में कि मैं कोई पुलिस की हिरासत से भाग गया हूँ, मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर पे यहाँ पे आया हूँ, मैं असेंबली में खड़ा होकर आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, मेरा उधर वकुए में नाम डाल दिया। तो पूरी असेंबली में जो है वो शेम शेम के नारे लगे हैं। तो ये है जनाब सिचुएशन। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अख्तर मेंगल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा क्योंकि वो इस वक्त के हालात जो है उसकी पूरी तस्वीर कुशी कर रहा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की खास तौर पर। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर चाट बूट चाट तक का सफर, यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से चाट बूट चाट यहां तक का सफर तय कर दिया इन जमातों ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे। एक चीज आपको मैं और बताता हूं, ये जो बरतानिया में, अमेरिका में, नॉर्वे में, अक़वाम मुत्तहिदा में जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मामलात को लेकर, इस पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की मुक़्तदरा में, पाकिस्तान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें इस बात का आइडिया हो रहा है कि अगर अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स ना जीते और रिपब्लिकन जीत गए तो पाकिस्तानी अशराफिया के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और ये पाकिस्तानी जो अमेरिका में मौजूद हैं वो इस पर क्लेम भी करते हैं। इस इलेक्शन के बारे में कुछ वीडियोस मैं करूंगा आने वाले दिन में कि कौन आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, कैसे वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, किस तरह उसके रिजल्ट आ रहे हैं, चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। ज़रा वक्त आने दें, थोड़ा सा करीब जाने दें चीज़ों को। लेकिन ये मैं आपको अभी बता देता हूँ और कन्फर्म बता देता हूँ कि अमेरिका में अगर रिपब्लिकन्स आएंगे तो पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। और ये जो कुछ भी हो रहा है आलमी सतह पे, आवाज़ उठ रही है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे, इस आवाज़ को लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी और परेशानी है और ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है। एक और चीज़ मैं आपको अमेरिका से सुनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टका के बेइज्जती की है पाकिस्तान की वहाँ पे एक अमेरिकन सहाफ़ी ने। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक दफ़ा रायगढ़ में खड़ा हुआ था नवाज शरीफ साहब के महल में, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, सन 2008-9 की बात है। तो वहाँ कुछ अंग्रेज़ जर्नलिस्ट आए मुख्तलिफ मुल्कों से और वो हमें ये कह रहे थे कि यार ये गरीब मुल्क है, वहाँ मोर फिर रहे हैं, हिरन फिर रहे हैं, इनके बच्चे जो हैं उन्होंने बेहतरीन घोड़ों के ऊपर टांगे बनाए हुए हैं, सैरें कर रहे हैं और ऐसा खूबसूरत लश पश किस्म का रायगढ़ है। उसके अंदर सैकड़ों तो मुलाजिम थे, कोई इधर भाग रहा है, जिस किस्म के लेविश खाने वहाँ पे लग रहे थे। तो उसने कहा यार ये गरीब तरीन मुल्क है, इसके हुक्मरान इतने अमीर हैं, इतने तगड़े हैं, तो आप दुनिया से पैसे क्यों मांगते हैं? ये उस वक्त हमसे सवाल किया था। अभी ये सवाल जो है वो पूछा गया पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना से, जब वो अमेरिका में थे। एक अमरीकी सहाफ़ी ने सवाल पूछा, ये ज़रा सवाल आप सुने, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर लग रही है, डॉलर की कीमत भी वहाँ पे बेहतर है। हाँ, डॉलर की कीमत मैं आपको बता देता हूँ, एक अफ़गानी जिसकी कोई औकात नहीं होती थी, अब सूरत हाल ये है कि एक अफ़गानी जो है रुपया वो पाकिस्तान के 4.25 रुपये से ज़्यादा का है। एक अफ़गानी पाकिस्तान के 4.25 रुपये से ज़्यादा का है। ये हमने पाकिस्तानी मईशत के साथ इस वक्त किया है खिलवाड़। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि डॉलर की कीमत भी वहाँ बेहतर है। मुझे इसकी वजह समझ नहीं आई, मालूम नहीं है। जब भी पाकिस्तान से हुक्मरान आते हैं यहाँ अमेरिका में तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। वाशिंगटन DC में भी लोग देखते हैं कि हम कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ भीख मांगते हैं। यानी आप जो भीख मांगते हैं यहाँ वाशिंगटन DC वालों से, वो आप इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मांगते हैं, इतना खर्चा और अय्याशियाँ करके मांगते हैं कि वो भी आपको देख रहे होते हैं। वो इस बारे में सोचते हैं, वो अपने मुंह से नहीं कहते मगर वो इस बारे में सोचते हैं। निज़ाम इंसाफ का भी पाकिस्तान में यही हाल है। हमारे एक सहाफ़ी हैं, 2 साल पहले उन्हें कत्ल किया गया, अरशद शरीफ को उन्होंने हवाला दिया, आज उनकी बरसी भी है, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं आपके वज़ीर ख़ज़ाना के पास, क्योंकि आपका वज़ीर आज़म रहता है तो वहाँ के महंगे तरीन होटलों में ठहरता है और आवाम से बचने के लिए वो ऐसी जगहों पर ठहरता है जिसके प्रोटोकॉल्स ही अलग होते हैं।
और मांगने गए आप वहां पे भीख, रहते हैं आप वहां बादशाहों की तरह। यानी वो मुल्क जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो इस तरह की रिहाइश इख्तियार नहीं करते जितना हम मांगने वाले वहां पे जाते हैं तो हम जिस तरह की रिहाइश इख्तियार करते हैं। तो ये अमेरिकन को नजर आता है, उन्हें पता है कि इनके हुक्मरान इनकी आवाम से मुख्तलिफ है, आवाम इनकी गरीब है, पिसी हुई है, ये यहाँ से पैसे मांग कर ले जाते हैं, अपने घरों में ज़्यादातर पैसा खर्च कर लेते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं और आवाम को अकेला छोड़ देते हैं। ये बात अमेरिकन भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए तो IMF की पॉलिसीज आपके ऊपर मजीद सख्त और मजीद सख्त होती चली जा रही है। और चीज़ें आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।